गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग घर पे सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम जो टॉपिक जो पढ़ रहे थे, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जिस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे वो था आपका स्टॉक की हानि एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट के संबंध में इंश्योरेंस क्लेम्स, यानी कि रहतिये की हानि, लाभ की हानि के संबंध में बीमा दावे। ये चैप्टर अपन लोग पढ़ रहे थे। इसका थोड़ा सा मैटर अपन ने पहले वीडियो में देखा था और लास्ट में अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चल रहे थे। वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा जल्दी से आपको बताया था। इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को वापस से रिपीट करेंगे, अपन इसको देखेंगे कि इसमें किस तरह से अपन कैलकुलेशन करेंगे कि अपन 31 मार्च को मतलब वित्तीय फाइनेंशियल ईयर जब समाप्त होगा तो उसके अंत में रहतिये की गणना किस प्रकार से करेंगे। जब आग लग जाती है तो अपने को फाइनेंशियल ईयर के एंड में या आग लगने की तिथि को व्यवसाय के गोदाम में कितना माल पड़ा था इसकी गणना अपने को करनी होती है। तो ये उदाहरण अपन देख रहे थे, उदाहरण नंबर 1। इसको अपने को देखना है किस तरह से रहतिये की गणना करनी है। देखिए, कुछ सूचनाएं आपको दे रखी है। 31 मार्च 2000, अब ये कुछ ईयर है, 2022 का ये ईयर आपको दे रखा है ये 2012 है, ये 31 मार्च 2012 को रहतिये का मूल्य का निर्धारण करना है अपने को। तो 1/4/2011 को आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है। आपको 31 मार्च 2012 को की डेट को आपको पता करना है कि व्यवसाय के गोदाम में कितना स्टॉक पड़ा हुआ था। तो आपको 1/4/2011 को ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 28,500 रुपये। ये आप देख सकते हो, 28,500 रुपये, ठीक है। दूसरा, आपको परचेजिंग दे रखी है 1,52,000 की। ये देखिए, 1,52,500 रुपये की। निर्माणी व्यय हैं 30,000 के, विक्रय व्यय हैं 12,100 के और प्रशासनिक व्यय हैं 6,000 के। ये आप देख सकते हो। इसमें वित्तीय व्यय है 4,300 और टोटल जो सेल्स हुई है वो है 2,49,000 की, ठीक है। इन सूचनाओं के बेस पे अपने को 31 मार्च 2012 को क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। आगे भी देखिए कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन और दे रखी है आपको। ये देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन और हैं, इनको भी अपने को देखना है। तो 31 मार्च 2011 को रहतिये का मूल्यांकन करते समय एक विशेष मद को 3,500 से अपलिखित किया गया, जो मूलतः 10,000 में क्रय की गई थी और वर्ष के दौरान 9,000 में विक्रय कर दी गई। इस मद से संबंधित लेन देनों को छोड़कर वर्ष के दौरान उपार्जित सकल लाभ की दर विक्रय पर 20% थी। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए अपने को अंतिम रहतिये की गणना करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे अपन इसकी गणना। आइए देखिए, अपने को जो 31 मार्च 2012 को जो स्टॉक की गणना करनी है वो नॉर्मल सामान्य स्टॉक की गणना करनी है। जो भी असामान्य मद होगी उसको अपन उसमें से हटा देंगे। तो देखिए, इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है, तो सबसे पहले तो अपन कैलकुलेशन करते हैं किस तरह से अपने को ये कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले एक उचित तरीके से अपन टेबल में इसको कैलकुलेट करेंगे। 1/4/2011 को ओपनिंग स्टॉक क्या है, अपने को 31 मार्च 2012 को अंतिम रहतिये की गणना करनी है। इन सूचनाओं को आप सीधा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाकर भी उसमें कैलकुलेट कर सकते हो, या सीधा एक स्टेटमेंट बनाकर भी अपने इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को लेना है ओपनिंग स्टॉक 1/4/2011 का। कितना था? 28,500 रुपये, ठीक है। अब उसमें से जो असामान्य रहतिया था, जो एबनॉर्मल स्टॉक उसमें पड़ा था, वो उसमें से हटा देंगे। वो कितना था आपको इसने बताया है 10,000 रुपये का, जो उसका मूल्यतः कॉस्ट उसकी 10,000 रुपये थी, ठीक है। तो 10,000 में से कितना तो राइट ऑफ कर दिया था उन्होंने, 3,500 से बचा कितना? 6,500 रुपये। 3,500 रुपये उन्होंने राइट ऑफ कर दिए थे, तो बचा कितना? 6,500। यानी कि जो वो 10,000 का जो स्टॉक था उसमें से जो स्टॉक पड़ा था व्यवसाय में, उसकी जो वैल्यू थी वो थी 6,500 रुपये, ठीक है। अब इसको अपन 28,500 में से घटा देंगे तो सामान्य स्टॉक कितना हुआ आपका? 22,000 रुपये, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, सामान्य स्टॉक हो गया आपका 22,000 रुपये। ये देखिए, ये आपका 22,000 रुपये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने इस ओपनिंग स्टॉक में साल भर में कितना माल क्रय किया वो अपन इसमें जोड़ेंगे। ये देखिए, साल भर में जो माल क्रय किया आपने 1,52,000 का
वो इसमें अपन ऐड करेंगे। क्रय जो माल किया है साल भर में, ठीक है, वो ऐड कर दिया अपन ने। दूसरा आपका है, अब इसकी कॉस्ट में और कौन से खर्चे अपने को जोड़ने हैं? निर्माणी व्यय, निर्माणी एक्सपेंडिचर कितने हुए थे आपके? 30,000 रुपये। ये देखिए ये 30,000 रुपये। ऊपर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन सवाल में दी है। अब उनको एक, या तो आप सीधा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ ताकि उसको डेबिट में आने वाले मदों को डेबिट में और क्रेडिट में आने वाले मदों को क्रेडिट में, और डिफरेंस निकाल के अपन क्लोजिंग स्टॉक अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। वो तरीका अच्छा होता है, बट ये सीधा सीधा कैलकुलेशन है। आपको स्टेटमेंट शोविंग वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2012, इस तरह से एक सिंपल स्टेटमेंट बनाकर भी अपन अंतिम रहतिये की गणना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको देखिए परचेज आ गया, ओपनिंग स्टॉक आ गया, और निर्माणी एक्सपेंडिचर जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाते हैं, ठीक है। जो माल आपने खरीदा है उसको, उस पर कोई निर्माणी भी अगर आपने किया है तो सीधा सीधा उसकी लागत में जोड़े जाते हैं, इसलिए उनको अपन ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाते हैं। तो निर्माणी भी आपको परचेज की कॉस्ट में उसमें जोड़ने हैं। तो विक्रय की लागत यानी कि जो माल बेचा जाने वाला है उसकी लागत कितनी होगी? 2,04,500 रुपये की, ठीक है। ये आपकी 2,04,500 रुपये की उसकी विक्रय की लागत होगी। यानी कि सारे खर्चे मिला के ओपनिंग स्टॉक को भी अपन ने जोड़ा, परचेज को भी उसमें जोड़ लिया, और एक्स्ट्रा खर्चे जो निर्माणी वे अपन ने किए हैं उनको भी अपन ने उसमें जोड़ लिए, ठीक है। ये तो विक्रय किए जाने वाले माल की लागत हो गई अपनी। दूसरा, विक्रय कितना किया अपन ने, आपको इन्फॉर्मेशन में दिया है बाकायदा कि जो आपको टोटल जो विक्रय किया है वो देखिए 2,49,000 रुपये का है, ठीक है। अपने पास सेल्स है और बेचे गए माल की लागत भी अपने पास है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं? विक्रय में से बेचे गए माल की लागत को अगर अपन घटाते हैं तो क्या बचता है अपने पास? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छे से पता होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि जो माल बिका है, जिस प्राइस पे बिका है उसमें से उस बेचे गए माल की लागत को अपन घटा देते हैं तो क्या बचेगा आपका? सीधा सीधा है ग्रॉस, जो सकल लाभ आपका आता है, ठीक है। तो देखिए क्या किया है, अब 2,49,000 है, ठीक है। टोटल जो सेल्स हुई है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, 2,49,000 की टोटल सेल्स है। अब इसमें जो विक्रय है, उस विक्रय में जो एबनॉर्मल जो स्टॉक था उसमें से भी इसमें माल शामिल किया गया है। जो सेल्स हुई थी, जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा था ना 10,000 का, उसमें से 9,000 वर्ष के दौरान 9,000 विक्रय किया गया। ये देखिए आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एडजस्ट करनी है। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, छोटी छोटी गलतियाँ हैं आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देंगी, ठीक है। तो 9,000 रुपये का ये जो सेल्स हुआ है उसमें से 9,000 रुपये उस असामान्य रहतिये का विक्रय है। तो सामान्य विक्रय कितना हो गया? 2,49,000 में से आप ये 9,000 रुपये घटा दीजिए तो आपकी सामान्य सेल्स निकल के आती है 2,40,000 रुपये की, ठीक है, 2,40,000 रुपये की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सकल लाभ अपन घटा देते हैं। सकल लाभ 2,40,000 का, यानी कि जो रेट दी है आपको, ये देखिए इस शब्द को ध्यान से पढ़िए। जो सकल लाभ की दर आपको दी गई है वो क्या है? सकल लाभ की दर विक्रय पर 20% है, और विक्रय कितना है? 2,40,000 रुपये। तो 2,40,000 का 20% कितना हुआ? 48,000। ये देखिए 20% हो गया आपका 48,000, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब अपन ने सारी कैलकुलेशन जितनी होनी थी वो कर दी है। अब अपने को अंतिम रहतिये की गणना करनी है। वो कैसे करेंगे अपन? देखिए आ जाइए। अब नॉर्मल सेल्स अपना 2,40,000 का आ गया है, ठीक है। और जो विक्रय किया गया जो माल था, सामान्य जो उस माल की जो लागत थी, जो सामान्य तरह से उसका पड़ा रहता था असामान्य माल को छोड़कर, उसकी कॉस्ट थी आपकी 2,04,500 रुपये। ये देखिए 2,04,500 रुपये। और उसकी जो क्या नाम से 1,92,000 रुपये उस विक्रय की लागत थी। जो माल बेचा है ना आपने 2,40,000 का, गोदाम में जो माल पड़ा था टोटल ओपनिंग और परचेज़ को मिला के, खर्चों को मिला के, वो पड़ा था 2,04,500 रुपये का। और आपने माल कितना बेचा है? कॉस्ट जो बेचे गए माल की लागत कितनी आती है आपकी? 1,52,000, ठीक है। ये तो 2,04,500 में से 1,92,000 अगर आप घटा देते हो तो आपका कितना बचता है? 1,25,000 रुपये, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन। 1,25,000 रुपये ये आपका 31 मार्च 2012 को क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब इसका एक सीधा सीधा तरीका जो है, ये कैलकुलेशन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तब भी आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे।
नॉर्मल स्टॉक एंड एबनॉर्मल स्टॉक, ठीक है। ये 2 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे और एक टोटल अमाउंट वाला कॉलम भी बनाना पड़ेगा। तो जो डेबिट साइड का जो पोर्शन होगा ट्रेडिंग अकाउंट का, डेबिट साइड का पर्टिकुलर्स वाला कॉलम, उसमें लिखोगे आप टू ओपनिंग स्टॉक, कितना, टू ओपनिंग स्टॉक एक तो होगा आपका 6,500 रुपये और एक होगा 28,500 रुपये, जो टोटल हो जाएगा 22,000 का। नॉर्मल स्टॉक वाला कॉलम और एब नॉर्मल स्टॉक वाला कॉलम, इन दोनों को आप अलग अलग कॉलम में दिखाओगे और टोटल वाला कॉलम हो जाएगा 22,000 रुपये। तो इस तरह से आपको ओपनिंग स्टॉक दिखाना है। टू परचेज 1,52,000 रुपये, 1,52,500 रुपये करके दिखाना है, ठीक है। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 30,000 से डेबिट करने हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। और 22 सेल्स, अब क्रेडिट साइड में आ जाइए आप, तो 22 सेल्स टोटल वाले कॉलम में तो आप ये दिखाओगे 2,49,000। अब इसमें से भी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेल्स आपको अलग अलग करनी है। तो नॉर्मल सेल्स तो कितनी होंगी आपकी 2,40,000 की, ठीक है। नॉर्मल सेल्स वाले कॉलम में आप दिखाओगे 2,40,000 रुपये और एबनॉर्मल सेल्स में आप दिखाओगे 9,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेल्स वाला कॉलम हो जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट, इधर जब प्रॉफिट हो रहा है तो आपको किस साइड में, डेबिट साइड में, टू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी कि 2,40,000 का 20% आपका क्या हो जाता है 48,000 रुपये टू जीपी। अब आप जितनी भी आपकी जो फिगर्स हैं डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, उन दोनों का टोटल कीजिए और जो डिफरेंस आता है वो बाई क्लोजिंग स्टॉक के नाम से आपका जो नॉर्मल स्टॉक है उसमें आपका जो फिगर आएगा 1,25,000 रुपये का बैलेंसिंग फिगर के रूप में शो हो जाएगा, ठीक है। 1,25,000 का ये उसमें शो हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन प्रोसेस रहेगी। मेरे हिसाब से आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर कैलकुलेशन करोगे तो काफ़ी इजी रहेगा। उसमें सवाल का जो सॉल्यूशन होता है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है, उसके अच्छे स्कोरिंग मार्क्स मिलते हैं आपको। ये स्टेटमेंट एक कैलकुलेशन, इसको तो आप जैसे वर्किंग नोट में मेंशन करोगे तो अच्छा रहेगा। ये जो जिस तरीके से इसने सवाल सोल्व कर रखा है ये वाला, इसको आप अगर वर्किंग नोट में मेंशन करोगे तो ठीक रहेगा। बाकी प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर ही आप अंतिम रहती की गणना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको क्लोजिंग स्टॉक की गणना करनी है। या तो आप वित्तीय वर्ष की अंतिम डेट को करें या किसी भी डेट को करें, या आग लगने की तिथि को अपन स्टॉक का पता करना चाहेंगे तो इस तरह से ही कैलकुलेशन करेंगे। या तो ट्रेडिंग अकाउंट या मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। डेबिट साइड में आने वाले मदों को डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में आने वाले मदों को क्रेडिट साइड में लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर के रूप में या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। इस तरह से अपने को अंतिम रहती की गणना करनी है। बहुत आसान है। अगर आपको बेसिक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना आता है तो सिंपल है, ये चैप्टर बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए, सिंपल सा है। अगला उदाहरण भी सेम तरीके से है और मुझे जहाँ तक है ये PDF लिंक मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगा इस वीडियो के साथ ही। और ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मुझे आप सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताएं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सॉल्यूशन जो है अच्छा है आपका उदाहरण का। ये क्या था कि जो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें अपन जो थ्योरिकल मैटर पढ़ रहे थे तो लास्ट में आते आते वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैंने इस उदाहरण को या इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा फास्ट तरीके से बताया था तो वो अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था। अब आई थिंक मुझे लगता है कि इस वीडियो में ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा और उम्मीद है आप लोग अगले वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे। सिंपल सा है, सेम क्वेश्चन है। आपको इसमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है, मजदूरी दे रखी है, सेल्स दे रखी है और ग्रॉस प्रॉफिट की रेट जो है वो कॉस्ट पे दे रखी है। 3,000 के मूल्य का रहतिया जो अवशिष्ट था, बीमा पॉलिसी का मूल्य 25,000 रुपये था, दावा औसत वाक्य के अधीन था। अब इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। आपको जितना ये क्वेश्चन आता है उतना तो कीजिए, बाकी मैं आपको इसमें नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको डिस्कस करेंगे किस तरह से इसको सॉल्यूशन इसका निकालना है, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी है, वीडियो हो गया होगा अपना 15 से 20 मिनट का। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को इसका फ़ायदा भी मिले और साथ ही सजेशन कीजिए, फीडबैक दीजिए कि किस तरह से हम हमारी इस ऑनलाइन टीचिंग को इम्प्रूव करें। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते रहिए, मास्क लगा के रहिए, निरंतर सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए, अनावश्यक रूप से घर के बाहर ना निकलें, ठीक है। ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है और आसपास के लोगों को भी जागरूक करते रहिए कोरोना महामारी के बारे में। आपका दिन शुभ हो। हैव ए गुड डे।